नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज हिंदी पेडागॉजी की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है सीटेट या यूपी टेट के लिए। जहाँ भी पेडागॉजी से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, इसके अलावा एनबीएस एग्जाम हो गया, केबीएस एग्जाम हो गया, तो हर जगह यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। तो अनुबंध का सिद्धांत क्या होता है, इससे हम लोग साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। तो सहसावस्था में जब बच्चा किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति के उस शब्द का साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सहसावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, उसे समझने लगता है। इसी को हम लोग अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। तो अनुबंध या साहचर्य का जो सिद्धांत होता है, जब सहसावस्था में बच्चा किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति के उस शब्द के साहचर्य या संबंध स्थापित करके सीखता है। जैसे मान लीजिए सहसावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है मूर्त होती है। जैसे बच्चे को पानी दिया जाएगा तो पानी शब्द कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर लेता है। इसे हम लोग अनुबंध का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी नकल करके सीखते हैं। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। तो अनुकरण का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण या नकल करके सीखते हैं। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। इसी को हम लोग अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि लेकर करते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार करना चाहिए, जिससे उसे सदैव सीखते रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो अप्रेरणा और रुचि का जो सिद्धांत, जिसको हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, किसी कार्य की सफलता हमें प्रेरित करती है कि हम उस कार्य को और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि लेकर करते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसे सदैव सीखते रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालक को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का कार्य होता है करके सीखने पर बल दिया जाता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो उसे जल्दी और आसानी से सीख और समझ सकता है। अतः बालक को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मान लीजिए एक छोटा बालक है, वह विद्यालय में है। अब बालक को आप लोग खुद करके सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए बालक को ABCD आपको लिखाना सिखाना है, तो अगर आप लोग उसको खुद लिखवाएंगे तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन उसे खुद लिखने के लिए कहेंगे, एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, धीरे धीरे A बनाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे वह लिखना प्रारंभ कर देगा।
तो खुद करके जब सीखेगा तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। उसे सीखने का हमें पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इसी को क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हम हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जो होता है जल्दी हो जाता है। तो अभ्यास का जो सिद्धांत होता है, इसमें किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हमारे व्यवहार में आता है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों में भाषा विकास जल्दी हो जाता है। इसी को हम लोग अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। तो भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत ही महत्व होता है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाएगा, वो उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो आवृत्ति का जो सिद्धांत होता है, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत ही महत्व होता है। सीखी हुई बात को अधिक दोहराया जाएगा तो वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। तो भाषा कौशल के चारों प्रारूपों जैसे श्रवण, वाचन, पठन व लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। तो भाषा कौशल के चारों प्रारूपों जैसे कि श्रवण हो गया, वाचन हो गया, पठन हो गया, लेखन हो गया, में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समानता बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता है। इसी को हम लोग अनुपात और क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। भाषा के कार्य में इसके विकास में बोलने और सुनने की क्या भूमिका होती है? तो जो भाषा के कार्य होते हैं, अभिव्यक्ति का जो साधन होता है, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है। तो हम लोग जो भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो भाषा के माध्यम से बोलते हैं। तो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं, जो भी हम जीवन में अपने आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो इच्छा हो, भावनाएं हो आदि को अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की सहायता करते हैं। इसी के द्वारा हम बोलते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, तो भाषा जो होती है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार होता है। तो भाषा जो होती है वह मानव विकास का मूल आधार होती है। भाषा जो होती है वह मानव विकास का मूल आधार होती है। भाषा की शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। भाषा के अभाव से मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। तो भाषा की जो शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य की जो प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। भाषा के अभाव से मनुष्य जो होता है वह विचार नहीं कर सकता है और विचार के अभाव से वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। इसलिए भाषा मानव विकास का एक मूल आधार माना गया है। भाषा के बिना आपकी प्रगति नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, तो भाषा ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होता है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक होती है। भाषा के बिना आप लोग ज्ञान की प्राप्ति में कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते ना। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में भी भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की ही आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्ति करते हैं, इसलिए भाषा शिक्षा में बहुत ही सहायक होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। तो भाषा जो होती है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान होती है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और शेष साहित्य का भी सृजन हुआ है। तो जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और शेष साहित्य का भी सृजन हुआ। इसी को हम लोग मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान भी कहते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका, तो बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। तो बच्चा जो होता है अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनका अनुकरण करता है, यानी उनका नकल करके और बोलने की कोशिश करने लगता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास होता है और सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। तो बच्चा जो होता है और सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने का कौशल का विकास भी होता है और सुनने के माध्यम से ही बच्चे में बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में भी सफल होता है।
सुनने के माध्यम से एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। तो सुनने के माध्यम से जो बालक का शब्द भंडार होता है उसमें वृद्धि होती है और उससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो सुनना जो होता है जो ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। तो सुनने के माध्यम से ही बच्चा जो होता है वह दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। नहीं, सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। तो भाषा विकास में जो बोलने की भूमिका होती है, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। तो बोलने से बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखेगा, बोलकर ही अपनी भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है एवं बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा के कार्य कैसे होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं भाषा के। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स PDF सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।